हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम एमपी बोर्ड की हिंदी कक्षा 10वीं हिंदी नवनीत गद्य खंड पाठ 5 पहली चूक का अभ्यासकार देखने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो एक व्यंग्य निबंध है जो श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखें इस पाठ के अभ्यासकार को। पहला प्रश्न है इसका, आपका नाम बाजरा तो नहीं है, यह कथन किसने किससे पूछा। उत्तर है, यह कथन लेखक ने रामचरण से पूछा। अगला प्रश्न है, रामचरण ने किसानों को पुकारते हुए का क्या कहा। उत्तर है, रामचरण ने किसानों को पुकारते हुए कहा, देखो ये भैया तो बाजरे को आदमी ही समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने भाषाई चूक से बचने के लिए कौन कौन सी तैयारी की। उत्तर है, लेखक ने भाषाई चूक से बचने के लिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर उनका अध्ययन आरंभ कर दिया। अगला प्रश्न है, लेखक को बीज गोदाम में क्यों जाना पड़ा। उत्तर है, लेखक बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार कंदमूल फल खाने के कारण ऋषियों की दिलचस्पी किस व्यवसाय में थी। उत्तर है, कंदमूल फल खाने के कारण ऋषियों की दिलचस्पी हॉर्टिकल्चर में थी। अगला प्रश्न है, चाचा ने लेखक को खेती के बारे में क्या समझाया। उत्तर है, चाचा ने लेखक को खेती के बारे में समझाया कि खेती का काम है तो बड़ा ही उत्तम, पर फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। अगला प्रश्न है, लेखक ने रामचरण के कंधे पर हाथ रखते हुए मित्र भाव से क्या क्या प्रश्न किए। उत्तर है, लेखक ने रामचरण के कंधे पर हाथ रखते हुए मित्र भाव से कहा, तो भाई रामचरण मुझे बताओ, यह बाजरा कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ खड़ा है, इसे क्यों खड़ा किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचभूत और पंचगव्य में क्या अंतर है। उत्तर है, मानव का शरीर पंचभूतों अर्थात पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु से मिलकर बनता है, निर्माण होता है। पंचगव्य का आशय गाय से मिलने वाली 5 वस्तुएं, दूध दही घी गोबर गौमूत्र आदि। अगला प्रश्न है, शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है, इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मानव शरीर के निर्माण में पंचभूतों का योग होता है और ये पंचभूत हैं पृथ्वी, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। अतः जब शरीर के निर्माण में मिट्टी के प्रमुख भूमिका है, तब फिर हमें मिट्टी से क्यों परहेज करना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने अंतिम बार शहर जाने का फैसला क्यों किया। उत्तर है, लेखक ने अंतिम बार शहर जाने का फैसला इसलिए किया कि वह शहर में रहकर बाजरे के विषय में अपनी रिसर्च कर सकेगा तथा वह बता पाएगा कि खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहली चूक पाठ का केंद्रीय भाव लिखिए। उत्तर है, पहली चूक पाठ में लेखक ने उन शिक्षित जनों को अपनी रचना का केंद्र बिंदु बनाया है जो शहर में निवास करते हैं और ग्रामीण वातावरण से पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं। वे पुस्तकों और सिनेमाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपने मन में काल्पनिक ग्राम का निर्माण किया करते हैं। उनकी यह कल्पना उस समय अखंड होकर बिखर जाती है जब वे ग्रामीण परिवेश में जाकर वास्तविक बातों को जान पाते हैं। अगला प्रश्न है, सिनेमा से खेती की शिक्षा पर लेखक के विचार लिखिए। उत्तर है, सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है।
सिनेमा द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते दिख जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आँख मिचौली का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं और गाती भी हैं। वे नाचती जाती हैं और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव में आने लगते हैं और खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते। इस कथन का भाव विस्तार कीजिए। उत्तर है, लेखक का चाचा लेखक को समझाता है कि जिस प्रकार फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते खेत जोतते हैं, उसी प्रकार भारत में फारसी पढ़कर तेल नहीं बेचा जाता। उसी प्रकार अंग्रेजी पढ़कर खेती नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। पहला है बागीस, बाग धन ईस व्यंजन संधि। कीटाणु, कीट धन अणु दीर्घ संधि। ग्रंथालय, ग्रंथ धन आलय दीर्घ संधि। महेश, महाधन ईश गुण संधि। उन्नति, उत धन नति व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में संकेत के अनुसार परिवर्तन कीजिए। वाक्य परिवर्तन करना है। खेत के पूरब में गन्ने का एक खेत है। प्रश्नवाचक बनाएंगे, क्या खेत के पूरब में एक गन्ने का खेत है? निषेधात्मक वाक्य, मैं खेती के बारे में अधिक जानता हूँ। मैं खेती के बारे में अधिक नहीं जानता हूँ। विस्मयादिबोधक वाक्य, यह आप क्यों पूछ रहे हो? अरे, यह आप क्यों पूछ रहे हो? अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहले चुक पाठ में लेखक ने किसे केंद्र बिंदु बनाया है? उत्तर है, ग्रामीणों को। गोबर पवित्र वस्तु, उसका स्थान है पंचगव्य में। अगला प्रश्न है, बेटा यह खेती का पेशा तुमसे नहीं होगा। किसने कहा? चाचा ने। खेती करने वाला कहलाता है कृषक। पहली चूक किस विधा में लिखी गई? व्यंग निबंध। खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। क्योंकि फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते खेत जोतते हैं। हरी भरी फसल आँख मिचौली का खेल होता है। गांव की पुरानी पीढ़ी भी समाप्त होती जा रही है। पहली चूक व्यंग विधा की रचना है। सत्यासत्य, पहली चूक का शीर्षक सटीक एवं सार्थक नहीं है। असत्य, लेखक ने खेत में खड़े होकर बाजरे को आदमी समझा। सत्य, बीज खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ता है। सत्य, मैं वैज्ञानिक ढंग से खेती करूंगा। अंत में लेखक ने यही निर्णय लिया। सत्य। सही जोड़ी मिलाइए। यह देखो ये भैया तो गा नंबर बाजरे को आदमी समझ रहे हैं। दूसरा नंबर है, सिनेमा खेती की उन्नति इंगा नंबर का अच्छा साधन है। तीसरा है, पंचगव्य में दूध, दही, घृत, गोबर, गोमूत्र का मिश्रण होता है का नंबर। पांचवा नंबर है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है का नंबर। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहली चूक किसके द्वारा लिखी गई? तो लेखक के द्वारा लिखी गई। फारसी पढ़कर तेल नहीं बेचा जा सकता, यह किसका कथन था? लेखक के चाचा का। लेखक ने खेत की मेड़ों पर खड़े किस किसान से पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं है? रामचरण से। अंत में लेखक ने किस व्यवसाय को श्रेष्ठ माना? खेती को। खेती के प्रचार व प्रसार का जीता जागता उदाहरण क्या है? सिनेमा। सारांश देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। हम इसके गद्यांशों की व्याख्या करेंगे आगे।
तो इसके गद्यांश देखते हैं। पहला गद्यांश की पंक्तियां हैं, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ है अंश पहली चूक शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक श्री लाल शुक्ल जी हैं। प्रसंग है, इसमें लेखक ने अन्य सभी व्यापारों से कृषि को सबसे अच्छा बताया है। व्याख्या है, लेखक कहता है कि उपरोक्त कहावत प्रायः सुनने को मिल जाती है कि, और इसका अर्थ यह है कि संसार में अन्य सभी व्यापारों में खेती करना सबसे उत्तम काम है, मध्यम काम व्यापार करना, चाकरी तथा नौकरी अधम, और भीख मांगना सबसे तुच्छ। विशेष है, भाषा सरल सहज है। अगली पंक्तियां हैं गद्यांश की। शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और यह गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, लेखक ने बीए करने के पश्चात गांव जाकर अपने चाचा से खेती का व्यवसाय करने की इच्छा व्यक्त की तो चाचा लेखक को खेती की बुराइयां एवं परेशानियां बताते हुए कहते हैं कि इसमें दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। चाचा के इस तर्क का उत्तर देते हुए लेखक कहता है कि चाचा जी, मनुष्य का यह शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और यह गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान मानव शरीर का निर्माण करने में पंचभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में से एक है तथा उसी प्रकार गोबर का स्थान पंचगव्य अर्थात दूध, दही, गोबर और मूत्र में है। अतः मुझे मिट्टी और गोबर से कोई परेशानी नहीं। विशेष है, लेखक ने मिट्टी और गोबर का महत्व बताया है। भाषा सरल सहज है। अगली पंक्तियां हैं, सिनेमा की खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। तो ये पंक्तियां आप देख लीजिए। शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, लेखक बताता है कि सिनेमा देखकर ही उसे इतना पढ़ लिख जाने के बाद भी खेती करने की शिक्षा मिली। व्याख्या है, लेखक कहता है कि आजकल सिनेमा खेती की उन्नति का अच्छा साधन बन गया है। इन सिनेमाओं ने खेती के प्रचार में बहुत बड़ा योगदान किया है। बड़े बड़े प्रसिद्ध हीरो खेत जोतते जाते हैं और मस्त गाने गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी खाने के लिए लेकर आती है। हीरो और हीरोइन हरी भरी फसल में आंख मिचौली का खेल खेलती हैं। फसल जब कटने को होती है तो उस समय हीरोइन के साथ अनेक सुंदर लड़कियां नाचती और गाती हैं। वे एक ओर नाचती जाती हैं और दूसरी ओर फसल कटती जाती है। इसी प्रकार से मनमोहक दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे लोग गांव की ओर जाने लगते हैं तथा वे खेतों के चक्कर काटते रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा प्राप्त होती है। सच मानो तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे सिनेमा से ही मिली। विशेष है, लेखक ने सिनेमाओं को खेती सिखाने का उचित साधन माना है। भाषा सरल एवं सहज है। अगली पंक्तियां देख लीजिए गद्यांश की। जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है। पंक्तियां देख लीजिए। शब्दार्थ हैं, प्रसंग, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, लेखक का मत यह है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति शहर की ओर ही भागता है। व्याख्या है, लेखक कहता है कि जैसे खूंटे से बंधी हुई घोड़ी भूसे के ढेर को देखकर उसी पर टूट पड़ती है और धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर भागती है, उसी प्रकार पढ़ा लिखा व्यक्ति शहर की ओर भागता हुआ दिखाई देता है और उसका यह कार्य स्वाभाविक और उचित है। विशेष है, लेखक ने पढ़े लिखे व्यक्ति को स्वाभाविक भावना को बताया है। भाषा सरल एवं सहज है।
तो देखा हमने इस पाठ के अभ्यासकार को कि लेखक ने इस पाठ के माध्यम से कितना सुंदर कृषि के कार्य को महत्वपूर्ण बताया है कि कृषि कितनी महत्वपूर्ण है और उसमें कितनी मेहनत मजदूरी लगती है जब जाके ये फसल किसान के द्वारा तैयार की जाती है। तो देखा इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के अभ्यासकार को। आगे ऐसे ही हम आगे और पाठों के अभ्यासकार को देखेंगे। धन्यवाद।